आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 के माइक्रो के एमसीक्यूज के बारे में कि जो मोस्ट मतलब बार बार एग्जामिनेशन के अंदर जो एमसीक्यूज रिपीटेड होते हैं तो वो हम सॉल्व करके देखेंगे कौन कौन से किस टाइप के एमसीक्यूज माइक्रो के अंदर पूछे जाते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो पहला देखो क्वेश्चन है, कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें क्या करना है कि हम स्टेटमेंट्स पढ़ लें, बताना है। तो कह रहा है कि रिसोर्सेज आर स्केयर ओनली इन डेवलपमेंट इकोनॉमी। तो कह रहा है इकोनॉमी को अगर हम डेवलपमेंट करते हैं तो हमारे रिसोर्सेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्केयर्स होते हैं। तो भाई ये ऑप्शन क्या है हमारे पास, बिल्कुल बढ़िया है, गजब है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, पहला ही है फॉल्स, ये हमारा गलत है। अब दूसरा कह रहा है कि रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूज। तो रिसोर्सेज जो होते हैं उनका अल्टरनेटिव यूज होता है, बट ओनली नहीं होते कि जब हम कौन इकोनॉमी को डेवलप करेंगे तभी हमारे पास रिसोर्सेज है वो स्केयर होते हैं। तो रिसोर्सेज तो हमेशा ऑलवेज स्केयर ही होते हैं। तो हमारे पास ये कह रहा है कि पहला वाला कि बहुत असर्शन है, तो बहुत तो है नहीं, ये गलत। कह रहा है कि बहुत असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। तो कह रहा है जो असर्शन है वो ट्रू है और जो रीजन है हमारा नॉट इनकरेक्ट। तो ये भी हमारा है नहीं आंसर। तो हमारा आंसर क्या है, आंसर है डी। कह रहा है कि जो हमारे पास ए है वो फॉल्स है और जो रीजन है हमारे पास वो ट्रू है। तो आंसर क्या हो गया, डी। अब कह रहा है कि अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शुड बी द कॉन्केव टू द ओरिजिन इफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कोस्ट इज। अगर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कोस्ट क्या होती है, इंक्रीजिंग होती है, डिक्रीजिंग होती है, कांस्टेंट होती है या नेगेटिव होती है। तो हमारे पास ये होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कोस्ट जो है वो हमारी इंक्रीज हो रही होती है। तो हमारे पास जैसे जैसे इंक्रीज होती रहेगी वैसे वैसे क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है। ठीक है। आई कह रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। अब कह रहा है कि लॉ ऑफ डिमांड, कह रहा है कि लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो ये बात क्या है, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात, गलत बात है। तो हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइस और हमारे पास क्वांटिटी, प्राइस और डिमांड होती है। अगर प्राइस हमारा इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज हो जाती है, और प्राइस अगर हमारा कम होता है तो डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज। लेकिन कंज्यूमर की इनकम से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारे पास पहला ऑप्शन ही क्या है, हमारा यही गलत है। उसके बाद कह रहा है कि देखो मार्केट डिमांड फॉर अ गुड इज मोर इलास्टिक एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल। तो बात ये भी बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है अ राइज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कोज डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस बढ़ जाता है तो उससे रिलेटेड गुड्स जो होती है उसका प्राइस, उसकी डिमांड कम हो जाती है। अब कह रहा है लॉ ऑफ डिमांड इज एप्लीकेबल व्हेन देयर इज अ चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ कॉमोडिटी ओनली। तो सिंपल सी बात है, अगर उसी के प्राइस में क्या होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, तब उसकी डिमांड चेंज होती है, अदरवाइज डिमांड चेंज नहीं होती। तो तीनों यहाँ पर ठीक है। पहला वाला जो ऑप्शन है हमारा वो गलत है। अब कह रहा है रीड द फॉलोइंग, कह रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी डील विद द प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ कमोडिटी। तो बात क्या है, बिल्कुल ठीक है हमारे पास। ठीक है। आई कह रहा है कि हमारी बिल्कुल ठीक है। तो जो हमारे पास माइक्रो होती है वो डील करती है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो डील करती है अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और इन्फ्लेशन। तो हमारे पास आंसर क्या है कि बहुत आठ, दोनों ही हमारे ऑप्शन ठीक है। अब कह रहा है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज नोन एज। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को दूसरा नाम जो होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट होता है। तो पहला कह रहा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो ये भी नहीं है हमारे पास। तो ये कह रहा है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट होता है हमारे पास। तो दूसरा नाम क्या है इसका, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। आगे कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग। अब ये कह रहा है मैच फॉलोइंग करना और आइडेंटिफाई करना है करेक्ट पेयर। तो पेयर की बात कर रहा है, करेक्ट पेयर निकालना। अब कह रहा है कि हमारे पास जो ईडी है वो जीरो होती है, तो परफेक्ट इलास्टिक डिमांड होती है हमारे पास। ठीक है। आगे कह रहा है कि दूसरा कह रहा है कि ईडी जो है ना हमारे पास मोर देन वन होती है। तो मोर देन वन कब होती है, जब प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर चेंज इन अपोजिट डायरेक्शन। तो कह रहा है जब दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में जब चेंज होता है तो हमारे पास क्या होती है, ईडी बराबर। तो उसने करेक्ट पेयर की बात करी है ना भाई, हाँ तो करेक्ट पेयर की बात बोल रहा है। तो हमारा ये तो ठीक है। दूसरा देखते हैं कोई और है क्या हमारे पास। तो कह रहा है कि ईडी बराबर 8। तो भाई यहाँ पर ईडी बराबर, तो 8 के बाद टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन कांस्टेंट। तो अगर रिमेन कांस्टेंट रहता है हमारे पास तो ईडी 8 हमें तो पता ही नहीं, वो 1 के बराबर ही होती है जब कांस्टेंट होता है। तो ये भी हमारा गलत। तो जो हमारा ऑप्शन बी है वो क्या है, करेक्ट है हमारे पास। तीनों में से ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। आगे कह रहा है कि द स्टेटमेंट इकोनॉमी शुड कंट्रोल पोल्यूशन। तो इकोनॉमी क्या कर रही है, कंट्रोल के ऊपर पोल्यूशन कर रही है, पॉवर्टी के ऊपर। ठीक है। अब कह रहा है कि रिड्यूस फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ। तो हमारे पास कौन सी, देखो सोल्यूशन दे रही है हमें कि कंट्रोल कर रही है पॉल्यूशन के ऊपर। तो जब भी इकोनॉमी हमें सोल्यूशन देती है तो हमारे पास क्या होती है, एक होती है पॉजिटिव, दूसरी होती है नॉर्मेटिव। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में सिर्फ प्रॉब्लम बताने का काम करती है, नॉर्मेटिव उसका सोल्यूशन देने का काम। तो यहाँ पर हमें सोल्यूशन दे रही है, तो हमारी क्या है, ये नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है हमारे लिए ये। अब कह रहा है कि द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग मार्जिनल प्रोडक्शन। अगर मार्जिनल प्रोडक्शन निकालना है तो मार्जिनल प्रोडक्शन का की फॉर्मूला होता है हमारे पास टी पी एन माइनस टी पी एन माइनस वन।
तो ये हमारे पास ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, तो ये हमारा क्या आंसर हो गया। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनकरेक्ट, कौन सा हमारे पास यहाँ पर इनकरेक्ट है, तो इनमें से इनकरेक्ट है कौन सा। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि हमारे पास ये एम यू, तो हमने कोई फॉर्मूला पढ़ाया गया एम यू बराबर क्यू, तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है हमारे पास, उसका मतलब ये हमारा क्या, ये तो एक तो इनकरेक्ट ही है। दूसरा कह रहा है टी यू प्लस में टी यू, ये भी हमारा सही है, तो यहाँ पर आंसर क्या है हमारे। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पर एम यू बराबर टी यू माइनस टी यू एन माइनस वन, तो ठीक है, तो ये दोनों सेम टू सेम हो गया, तो ये दोनों सेम ही है। आगे कह रहा है कि द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू, तो स्लोप ऑफ बजट लाइन जो है वो किसके इक्वल में होता है, तो जो हमेशा होता है वो, तो हमेशा रेशियो में होता है, रेशियो ऑफ टू गुड्स, तो दो गुड्स के रेशियो के हमेशा बराबर होता है हमारे पास, तो दो गुड्स के रेशियो के हमेशा बराबर। तो ढूंढते हैं, कह रहा है कि रेशियो क्वांटिटी परचेज टू गुड्स, और ये कह रहा है कि रेशियो ऑफ इनकम ऑफ द टू कंज्यूमर। अब कह रहा है कि रेशियो इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द टू, सिंपल कह रहा है रेशियो ऑफ, तो हमारे पास डी आंसर है, रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ द टू गुड्स, दो गुड्स के प्राइस के बीच में हमेशा रहा क्या रहता है, ये फिक्स रहता है। अब ये 11th क्वेश्चन, if a demand for the commodity y is increase, अगर y की commodity increase हो रही है when the price of commodity x decrease, तो कौन सी गुड से हमारे पास commodity are cold, तो सिंपल सी बात, देखो हमारे पास y की जो है हमारे पास डिमांड बढ़ रही है, और x की जो हो रही है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है ना, प्राइस x का जो है ना प्राइस कम हो रहा है, तो अगर किसी का प्राइस कम होने से उसकी गुड्स बढ़ती है, तो वो हमारे पास होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कौन सी होती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो ये हमारे कहा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। आएगा, ठीक है। तो भाई इसका क्वेश्चन गायब हो गया, इसका क्वेश्चन गायब हो गया, तो उसकी बात करेंगे बाद में, से देख लेते हैं, पूछ रहा है, कह रहा है कि स्टडी एम्प्लॉयमेंट इन द सब्जेक्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो एम्प्लॉयमेंट, तो ये हमारा पास क्या है, गलत स्टेटमेंट, वो सही पूछ रहा होगा, ये गलत स्टेटमेंट है। अब कह रहा है कि स्टडी ऑफ नेशनल इनकम इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये हमारे पास ठीक है। अब कह रहा है स्टडी ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री कम्स अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक्स, अब ये देखो टाइप, तो ये हमारे पास गलत है। अब कह रहा है कि डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ कॉमोडिटी कम्स अंडर द मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये भी हमारा क्या है, गलत है। तो कौन सा स्टेटमेंट, सिर्फ बी हमारा सही है। तो पूछ रहा होगा इस क्वेश्चन के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो यहाँ पर हमारा ये करेक्ट है। देखो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं है, मैक्रो की बात कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ भी ये माइक्रो की बात कर रहा है, बट ये किसमें लिखा है, मैक्रो में। और ये नीचे वाला जो है वो माइक्रो का स्टेटमेंट है कि डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, एक कॉमोडिटी का प्राइस डिटर्मिनेशन करने के लिए हमारे पास माइक्रो इकोनॉमी होती है, मैक्रो नहीं होती। तो सिंपल है, हमारे पास ऑप्शन क्या है, सी जो है यहाँ पर करेक्ट है हमारे पास। अब कह रहा है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, लाइक टोटल यूटिलिटीज मैक्सिमम, तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कब होती है हमारे पास, जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है, तो टोटल यूटिलिटी जो होती है हमारे पास मैक्सिमम होती है। तो कह रहा है कि व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज फॉल्स और मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, जब जीरो होती है तो हमारे पास टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है। अब कह रहा है कि स्टेट पढ़ना स्टेटमेंट्स, कह रहा है कि ऑल फैक्टर आर वेरिएबल इन लॉन्ग रन, तो लॉन्ग रन के अंदर सारे वेरिएबल क्या होते हैं हमारे पास, फैक्टर वेरिएबल होते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन रिप्रेजेंट, कह रहा है कि मॉनेटरी रिलेशंस बिटवीन द इनपुट, तो ये मॉनेटरी रिलेशन की तो बात करता ही नहीं है, तो मॉनेटरी की तो बात बिल्कुल कर ही नहीं रहा वो। ठीक है, अब ये कह रहा है कि लॉ ऑफ रिटर्न ऑफ फैक्टर इज एप्लीकेबल इन शॉर्ट रन, तो यहाँ पर शॉर्ट रन में आते हैं, तो हमारा ये तो हमारा गलत है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो अल्टरनेटिव हमारे पास कौन सा आ रहा है भाई, फर्स्ट एंड नहीं 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 नहीं, तो हमारे पास बी जो है आंसर है, फर्स्ट और थर्ड क्या है हमारा आंसर, ये फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है। अब कह रहा है कि बाय वॉच नेम इज चेंज इन टोटल फिजिकल प्रोडक्शन ड्यू टू द यूज एंड एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर नोन, तो ये सिंपल सा कह रहा है कि बाय व्हाट नेम इज टू बी चेंज, तो कौन सा नेम हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, टोटल जो फिजिकल प्रोडक्शन है, जो फिजिकल प्रोडक्शन है ड्यू टू यूज ऑफ एन एडिशनल यूनिट टू वेरिएबल फैक्टर नोन, तो कौन सा हमें एडिशनल फैक्टर यूज करना पड़ेगा जिसके कारण ये क्या हो जाएगी हमारे पास, चेंज हो जाएगा टोटल में। तो इसका आंसर सीधा सा है हमारे पास, हम अगर मार्जिनल प्रोडक्शन की बात करेंगे, तो अगर मार्जिनल प्रोडक्शन में हम चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास एडिशनल वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन है।
आगे कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड फ्रॉम द ग्रुप स्टेटमेंट इज गिवन इन, तो पेयर पूछ रहा है हमसे। तो कह रहा है कि मोर इलास्टिक, तो ये क्लास्टिक नहीं है, ये इलास्टिक है। मोर इलास्टिक डिमांड, तो मोर इलास्टिक डिमांड ईडी बराबर कम होती है, तो भाई ये तो कल मोर इलास्टिक कब आती है हमारे पास, जब ईडी एक से बड़ी होती है। दूसरा हमारे पास क्या कह रहा है वो, कह रहा है कि परफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड, तो ईडी बराबर क्या होती है, तो परफेक्ट इलास्टिसिटी, ठीक है ये वाला हमारे पास एक। कह रहा है कि यूनिलेटरल इलास्टिसिटी डिमांड क्या होती है, जब ई, ये भी गलत है भाई, यूनिलेटरल तो कब आती है, एक के बराबर होती है। अब कह रहा है कि परफेक्ट इलास्टिक डिमांड कब होती है हमारे पास, जब एक के बराबर आती है, भाई नहीं, तो ये भी हमारे साथ पेयर है, तो बी वाला पेयर हमारे पास ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन ठीक है। अब कह रहा है कि फॉर अ गुड इफ चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इट आर इन same direction, then what can be the said about the price elasticity of demand for the goods। तो अगर दोनों में ऊपर और नीचे क्या है हमारे पास, दोनों ही चेंज जो है ना सेम टू सेम है, दोनों ही चीज क्या चेंज जो है वो सेम टू सेम है, तो हमारे लिए क्या आएगी वो इन इलास्टिक है, क्या बनेगी वो इन इलास्टिक नहीं इन इलास्टिक आएगी। ठीक है, देखो कह रहा है चेंज इन प्राइस और चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इट आर सेम, तो दोनों ही क्या सेम डायरेक्शन में चेंज हुए हैं, तो सेम डायरेक्शन में है तो वो इलास्टिक है। आगे देखो क्या कह रहा है वो, कह रहा है कि नॉर्मेटिव इकोनॉमी इज रिलेटेड टू द व्हाट और टू बी। ठीक है, अब ये कह रहा है इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली आर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है हमारे पास, 18वां क्वेश्चन है, बढ़िया। देखो पहला वाला सिंपल सी बात है, पहला वाला गलत है, तो कह रहा है कि नॉर्मेटिव इकोनॉमी क्या देती है, सॉल्यूशन देती है, व्हाट और टू बी नहीं देती भाई, और टू बी। ठीक है, तो नॉर्मेटिव इकोनॉमी इज रिलेटेड टू बी। ठीक है, देखो इस और टू का मतलब होता है शुड बी, तो बात सही है कि नॉर्मेटिव इकोनॉमी क्या है, क्या होना चाहिए था वो, और ये कह रहा है इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो होती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है, तो दोनों ही करेक्ट है। तो स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, कौन सा, तो ये बी है कि फर्स्ट एंड स्टेटमेंट टू आर दोनों ही क्या है वो ट्रू है, तो स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा ठीक। अब कह रहा है कि द सेंट्रल प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर आता है सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्शन मेथड या प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इन व्हाट क्वांटिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, या प्रॉब्लम ऑफ वेलफेयर होता है हमारे पास। तो सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर व्हाट टू प्रोड्यूस में आता है कि कितनी क्वांटिटी बनानी चाहिए, तो व्हाट क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज। अब कह रहा है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो कर्व होता है वो उसका जो स्लोप होता है डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बात बिल्कुल ठीक है, लेफ्ट टू राइट होता है हमारे पास। ठीक है, आई कह रहा है कि डाउनवर्ड। अब कह रहा है कि ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट टू द राइट। तो कह रहा है कि हमारे पास जो एक्सपेंशन टेक्नोलॉजी में एक्सपेंशन आया है तो वो कहाँ जाएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो शिफ्ट टू द राइट। तो देखते हैं, बहुत असर्शन एंड रीजन दोनों ही हमारे पास क्या है, हमारे पास दोनों ही है, गजब है। ठीक है, देखो ये तो पहला वाला हमारा राइट है, बट इसका रीजन गलत है, ये रीजन नहीं होना चाहिए, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर होगा तो हमारे पास ठीक होता, पहला वाला हमारा आंसर। तो ये हमारे पास बी जो है इसका आंसर एकदम करेक्ट है, कि रीजन हमारा गलत है बट ए जो है हमारा सही है। आगे कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग, कह रहा है कि फिक्स कॉस्ट कंटिन्यूसली डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन। तो कह रहा है फिक्स कॉस्ट क्या हो जाती है हमारी, कंटिन्यूसली कम हो जाती है जब हमारा प्रोडक्शन क्या होता है भाई, बढ़ता रहता है, प्रोडक्शन बढ़ता रहता है। आगे क्या कह रहा है कि चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट ऑकर ड्यू टू चेंज इन मार्जिनल कॉस्ट। तो कह रहा है जो हमारे पास वेरिएबल चेंज होते हैं वो मार्जिनल कॉस्ट की वजह से क्या हो जाते हैं हमारे पास। ठीक, देखो पहला वाला हमारा सही है, जैसे जैसे हमारी यूनिट बढ़ती जाती है फिक्स कॉस्ट हमारी कम होती जाती है पर यूनिट पर, बट ये मार्जिनल कॉस्ट ये होती है हमारे पास चेंज नहीं होती, ड्यू टू कह रहा है कि चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट जो है मार्जिनल कॉस्ट की वजह से हमारी जो है चेंज नहीं होती है, तो हमें चलना पड़ेगा आगे। तो आंसर हमारा पहला वाला ठीक है, दूसरा वाला गलत है। अब बोला कि फॉल इन द इकोनॉमिक मनी, कह रहा है फॉल इन द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर लीड टू गुड्स इन डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स। तो कह रहा है कि फॉल, कह रहा है फॉल इन द मनी इनकम ऑफ कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो जाएगी तो वो क्या करेगा, वो डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा इंफीरियर गुड्स को क्या करेगा, खरीदना पसंद करेगा। तो कह रहा है ये क्या है, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, डिक्रीज और इंक्रीज, तो
क्या होगा भाई, ये हमारा इंक्रीज कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, ये हमारा इंक्रीज। तो डिमांड क्या हो जाएगी हमारी, इंक्रीज हो जाएगी। अब क्या देखो, नॉर्मेटिव इकोनॉमी कनेक्ट विद द विच ऑफ द फॉलोइंग। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमी इज कंसर्न विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गायब हो गया। तो ये हमारे पास जो होती है नॉर्मेटिव इकोनॉमी होती है व्हाट शुड बी। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमी कहती है व्हाट शुड बी। तो क्या होना चाहिए, और ये क्या देती है हमें, एडवाइस, सजेशन पे करती है बस। तो कोई भी अगर व्हाट शुड बी हो, एडवाइस की ऑप्शन हो या सजेशन हो, तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पर टिक कर सकते हैं। अब कह रहा है कि इन कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी। तो कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटीज अ कंज्यूमर कैन रैंक डिफरेंट बंडल ऑफ टू गुड्स। ठीक है, तो अलग अलग हिसाब से वो बंडल ऑफ टू गुड्स दे सकता है। ठीक है, अब कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू। तो देखो ये हमारे पास जो ऑप्शन है, ये वाला पहला गलत है। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू द कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी कैन बी, यूटिलिटी कैन बी मेजर इन नंबर। तो यूटिलिटी को किस में मेजर किया जा सकता है, यूटिलिटी को सिर्फ नंबर में मेजर किया जा सकता है। तो हमारे पास ऑप्शन जो पहला वाला हमारे पास गलत है, दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास ठीक है। अब करें सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ द वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट गिवन इन कॉलम 1 और कॉलम 2। तो कौन सा पेयर हमारे पास ठीक है। तो अगर टोटल यूटिलिटी निकालनी है हमारे, तो पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, बिल्कुल गलत। पहला ही ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल गलत। अब देख रहा है कि अगर टोटल यूटिलिटी हमारे पास ये, तो ये तो गलत है हमारे पास बिल्कुल भी। दूसरा कह रहा है कि मार्जिनल प्रोडक्शन टोटल प्रोडक्शन अपॉन में ये। अब कह रहा है जो टोटल प्रोडक्शन होता है वो आता है हमारे पास एवरेज प्रोडक्शन माइनस चेंज इन लेबर। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, ये बी जो है हमारा एग्जैक्ट सेम है। कौन सा पेयर की बात कर रहा है, ठीक। ठीक है, तो सी। अभी अगर एवरेज प्रोडक्शन जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, टोटल। तो यहाँ पर ये वाला आंसर हमारा ठीक है, डी वाला ठीक है। तो डी पेयर फोर्थ वाला सेम है। तो एवरेज प्रोडक्शन का मतलब टू द सप्लाई कर्व ऑफ द कमोडिटी शिफ्ट टू द। कह रहा है कि जो हमारे पास कह रहा है ड्यू टू द सप्लाई कर्व के कारण के कमोडिटी जो है शिफ्ट होगी टू द कहाँ, राइज इन द इनपुट प्राइस, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, राइट। और कह रहा है कि राइज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड राइट में जाएगा, फॉल इन द प्राइस, फॉल इन इनपुट प्राइस और लेफ्ट में। स्लोप कर्व शिफ्ट होगा टू द राइट। तो किस साइड शिफ्ट होगा, तो हमारे पास क्या है, कह रहा है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होगा और ये राइट में शिफ्ट होगा। कहाँ शिफ्ट होगा भाई हमारे पास, राइट में। आगे कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर केयरफुली। तो कह रहा है कि अ प्रोडक्ट अटेन इक्विलिब्रियम व्हेन टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट, तो ये क्या है एक दूसरे के बराबर होती है तब। कह रहा है कि एट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट एंड प्राइस शुड बी इक्वल टू द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो ये हमारा प्राइस है, अगर वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होगा तब होगा। ठीक है ना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होगा तब होगा, या हमारे पास क्या होगा। ठीक है, तो दो क्वेश्चन हमें दे दिए। तो बात क्या है, तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे क्या है भाई, ठीक है। तो पहला वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, बट ये वाला हमारा स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ए। अभी कह रहा अ फॉल इन द प्राइस ऑफ, कह रहा है कि अ फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी गुड्स शिफ्ट डिमांड cost to the goods of the right। तो कह रहा अ फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स शिफ्ट द डिमांड कर्व ऑफ द गुड्स टू द राइट। अगर सप्लीमेंट्री मतलब फॉल होगा प्राइस के अंदर, तो ये तो ठीक है, तो फॉल क्या हो जाएगा, राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बायर ऑल्सो इंक्रीज द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। तो कह रहा है अगर हमारे पास नंबर ऑफ बायर में क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो हमारी डिमांड भी क्या इंक्रीज होगी, डिमांड फॉर द कमोडिटी। तो गलत है, ठीक है ना, रीजन इसका आंसर रीजन गलत है, तो आंसर क्या है हमारा बी ठीक है। आगे कह रहा है कि हमारे पास कह रहा है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन
यूटिलिटीज मैक्सिमम। तो यूटिलिटी जो मैक्सिमम होती है वो मार्जिनल यूटिलिटी जो हमारे पास जीरो होती है तब। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो पहला ऑप्शन ये हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गए, सारे के सारे 30 एमसीक्यूज हो गए और इसी टाइप के एमसीक्यूज जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर किसी को कोई डाउट होगा हमारे पास या कुछ भी क्वेरी होगी तो वो क्या कर सकता है, कमेंट करके पूछ सकता है।